हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की नई क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका अभ्यास नंबर 1.2 हम लोग आज इसको हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा अभ्यास हमारा शुरू होता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या का गुणनखंड दो विधियों से किया जाता है। पहला था न्यूक्लिड विभाजन विधि और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की एक बार जानते हैं कि किन्हीं हम कुछ चीज़ें जैसे पहले से जानते हैं। जैसे पहली बात कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे हम 2 का ज्ञात करते हैं, ठीक, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 गुणे 1 अभाज्य गुणनखंड। जैसे बात करते हैं हम लोग 25 की, ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुणे 5, 5 पचे 25। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिसमें अभाज्य संख्या जो भाजित ना हो, ऐसी संख्याओं का जब गुणनखंड किया जाता है तो वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोगों को पहले से पता है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक सारणी दिख रही होगी, यहाँ पे आप लोगों को एक सारणी दिख रही होगी। इसमें 37,760 का गुणनखंड किया गया है, ठीक, गुणनखंड किया गया है। अब ये गुणनखंड किया कैसे गया है, अब पहले हम लोग गुणनखंड कैसे करते थे, ये 25 हुआ, ठीक, या अभी न्यूक्लिड विभाजन विधि का हम लोग, अभी ये 25 हुआ, 25 का हो गया 5 गुणे 5, ठीक, हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस विधि से देखते हैं। इस विधि में क्या किया गया, जैसे कोई भी आप संख्या ले लो। हम लोगों ने मान लीजिए अभी हम लोगों ने 25 ली थी, हम लोगों ने 25 ले ली, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 25 को हम लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या जिससे वो कट जाए। 5 हुआ, एक संख्या हम लोगों ने 5 ली, 5 से ये कटा, 25 हमारा कितना बचा, 5 बचा, ठीक, कितना बचा, 5 बचा। अब कितना बचा, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ही करते हैं तो यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, ये इधर 5 से हमारा होगा। अब यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक तरीके का पहले न्यूक्लिड विभाजन विधि का जो उल्टी प्रमेय, एक तरीके की उल्टी प्रमेय है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। तो भाज्य को भाजक से हम लोग भाग करते हैं, जितना हमारा आएगा भागफल उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, क्लियर है। चलो आगे चलें। ये समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। अब इससे आप लोग समझिए, यहाँ पे कितना था, 32,760 रुपये था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें किया क्या गया है, वैसे आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी क्या है, अगर आप पहले क्या करते थे, एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती, तब इसको आप लोगों को इसका नाम नहीं पता था। लेकिन इसको अगर किसी को पता भी हो तो इसको हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि। इसको क्या कहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की गुणनखंड विधि। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसी छोटी और संख्या जिससे ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक। तो इसमें 2 1 कम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 8 16 हो गया। फिर से करते हैं, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, ठीक।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संख्या क्या हो रहा है, हम लोग अब ये कौन सी विधि हो गई, इस विधि को आप लोग पहले से जानते होंगे, 9 कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे इसको। ये है हमारी गुणनखंड विधि, इसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करो, आगे क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, 2 से इसमें भाग करा रहे थे या 2 से इसको काट रहे थे, वही 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, जो यहाँ पे हम 3260 को गुणा कराने के बाद 3260 को 32,760 को जो हम लोग 2 से क्या कर रहे थे, काट रहे थे, तो यहाँ पे जो भी हमारा बच रहा था 2 छंग 12, और ये हमारा कहाँ, यहाँ आ गया, ये 2 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। इसके बाद जैसे हम इसको 2 से काट रहे हैं, अगर ये 2 से कट रहा है तो ये 2 हमारा यहाँ होगा, और जितना काटने पे आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही ये चैन चलती जाएगी, कब तक चलेगी, जब तक, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 17 था, ठीक है, और काटने के बाद हमारा 13 आ गया था, 13 आया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगा। अब ये 13 से पूरा कट गया, लास्ट में जब ये पूरा कट जाएगा वहीं पे हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो चलो अब आगे चलते, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि के बारे में क्या बात करते हैं। जैसे ये आई एलसीएम और एचसीएफ निकालने के गुणनखंड 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालता है। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ पे 6 था, ये हुआ 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 2 तिहाई 6 हो गया। अब समझ में आया ये 2 तिहाई 6 कैसे आया। अब याद करते हैं हम लोग 20 का, 20 का क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसे 2 धाम 20, 2 पंजे 10, और 5 से ये कट गया, तो इसका हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर है, यही चीज़ यहाँ पे की बताई गई है। ठीक है, कि 2 की घात जैसे 6 था, अब 6 बराबर 2 गुणे 3, ठीक, 20 बराबर 2 गुणे 5। अब 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है यहाँ, ठीक है, 3 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात कितनी है, 1, 1 और 1। तो यहाँ पे 2 की घात अगर हम लोग देखें तो 1 और 1 समान अंक है, और घातें, समान अंक की घातें क्या होती हैं, गुणा, अगर गुणे में है कोई भी संख्या तो उसकी घातें क्या होगी, गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5। ठीक, अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, मतलब जो ऐसी संख्या जो दोनों में समान रूप से हो। तो पहले 6 में 2 है और 3 है, और इसमें केवल 2 है, 3 तो है नहीं। अब इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार है, इसमें भी 2 एक ही बार लेंगे, तो 6 और 20 बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ निकाल आएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब आप लोगों को एक बात और बताऊं, एचसीएफ निकालने की एक और विधि है। जैसे अगर आप लोग एचसीएफ निकालना चाहते हैं, एलसीएम हम लोग अगले उदाहरण में देखते हैं, नहीं तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है, आप लोगों को एक स्पॉटलाइन की गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, छोड़ो, उसका मतलब ये था कि
जो अगर एलसीएम और एचसीएफ में अगर दो संख्या हम देखो, एलसीएम आप लोगों को पहले से पता होगा, एचसीएफ भी पहले से आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हम लोग एक बार उसको दोहरा रहे हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोगों को प्रश्न में ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभ्यास की तरफ। एक और उदाहरण देखते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि, यहाँ पे क्या बता रहा है, गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक। गुणनखंड विधि से निकालना है भैया। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करो, पहले नंबर तो 96 का है, 96 का आप निकालेंगे जब 96 का निकाल लो, ठीक है। ये हो गया 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 12 बच्चा, दो दो चौक 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यहाँ पे कितना 3। 2 2 का पेयर बनाओ, 2 2 का जोड़ा बनाओ। कितने जोड़े हैं 2 के, एक जोड़े और 2 जोड़े, तो 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ में आ रहा है। चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 96 बराबर 1 2 3 4 5 गुणे 3। 2 2 का जोड़ा बनाओ, कितना हो गया, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3, ये 96 का हो गया। इसी हिसाब से हम लोग 404 का निकालते हैं। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ ना, रफ कर दूँ। अब 404 को निकाल लो भैया, 404 को निकालो। 404 का हम लोगों ने निकाला कि हमारा हो गया 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। अब ये किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, फिर से 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब किसी संख्या से कटने वाला है, मुझे नहीं लगता। 101 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा और 101। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 96 की कितनी घातें हैं, 2 की घातें 5, क्योंकि 2 कितनी बार था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। कितनी बार है, सब पे घात 1, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 नहीं लिख सकते इसको, और गुणे कितने हो जाएंगे 3। सेम यहाँ पर भी हुआ, 2 की घात 2 गुणे 101। एचसीएफ हमारा कितना निकाला है, 2 की घात 2, क्योंकि जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही हम लेंगे। इसमें 2 की घात 2 है तो इसमें 2 की घात 2 ही लेंगे। 3 यहाँ पे इन दोनों में अगर 3 होता तो हम लोग 3 भी ले लेते। क्लियर हुआ। एचसीएफ हमारा निकाला है 2 की घात 2 मतलब बराबर 4। आगे चलते हैं हम लोग एलसीएम निकालने। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि एलसीएम निकालने की एक विधि और है। तो एलसीएम निकालने की दूसरी विधि में क्या करते हैं हम लोग, जितने का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं उतने का गुणा कर दो, ठीक। जैसे हमें 96 और 404 का निकालना था, तो 96 गुणे 404 बटे जो भी हमारा एचसीएफ हो, एलसीएम निकल आएगा। लेकिन हाँ, ये तब होगा जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। कहीं 3 संख्याएं अगर दी होगी गई होंगी तो वहाँ पे इस विधि का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे जब हम लोग, तो 96 बटे 404, इसका आ जाएगा 96 96, ठीक है। ये क्या है, इसका एलसीएम है। और अगर आप देखेंगे अगर आप लोग कि एलसीएम इसका इतना आया ना, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर आप 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 का जब लोग गुणनखंड कराएंगे, 5 नहीं है 3 है, और गुणे 101,
इसका हम लोग गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पे 96 गुणे 96 96 96 ही आएगा। ठीक है, आप इसे हल करके देख सकते हैं। चलते हैं भैया अगले अपने प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला उदाहरण क्या है। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि 6,72,120, ये लोगों तीन तीन संख्याएं इसमें दी गई हैं, तीनों का निकालना है। 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक है। 72 का कितना हो जाएगा, 72 का भैया 72 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। 120 का ऐसे ही निकाल लो। 120 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये कैसे आ रहा है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इतना हम लोगों का निकल गया। ये हम लोगों का क्या निकला, हम लोगों का क्या निकला भैया, कुछ नहीं निकला अभी। एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएफ, तो यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 एक बार है, तो मतलब युवानिष्ट कितनी बार हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, माफ़ करना, एचसीएफ ये हो जाएगा 2 और 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, हाँ है, ठीक है। और 3 इसमें भी है कहीं पे, हाँ है, तो 3 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये बराबर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, इसका गुणनखंड करा दो, ठीक है। जैसे 6 है, यहाँ पे 2 है, गुणे 2 गुणे 2, ठीक। क्लियर है इतना, गुणे 3 जो दोनों में सम्मिलित हो, इन तीनों का गुणा अगर हम लोग कराएंगे, गुणे 5, ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा जो भी हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और इसका जो मान आएगा वो इसके बराबर नहीं आएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है भैया, कि नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं होगा इसके गुणनखंड के। तो चलते हैं हम लोग अब अभ्यास पे। अभ्यास में पहला प्रश्न हमारा है 140 का। इसका हमें क्या निकालना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। अब अभाज्य गुणनखंड निकालो भैया, इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, निकाल लो अभाज्य गुणनखंड 140 का, उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसके उत्तर की जांच। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अभी हम लोग एक सूत्र लगा रहे थे कि एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, हमने ए बी मान लिया, 2 संख्याओं का गुणनफल बड़े एचसीएफ। इसको इधर भेज दो, तो जो सही नियम होता है वो ये होता है, एचसीएफ बराबर ए बी, मतलब ए गुणे बी। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के। क्लियर है, इसी विधि से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 26 और 91 का क्या करो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है।
मास गुणनखंड विधि से हम लोग इसका HCF और LCM निकाल लेंगे। जो भी आएगा हमारा LCM और HCF उसको हम लोग क्या करेंगे, एक का निकाल लो, 3 सत्ते 21 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 91 का निकाल लो भैया, ठीक। 91 का 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। यहाँ पे 7 जो होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब HCF चलाएगा, ठीक। LCM यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुणे 3 गुणे 7, 13 गुणे 3 गुणे 7 HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा। LCM गुणे HCF बराबर इन दोनों का गुणनखंड करो, दो संख्याओं का गुणनखंड करो, दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ये सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का दिया हुआ है, LCM और HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको तीनों के HCF और LCM निकालने ही होंगे। यहाँ पे आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर, एक दूसरे का निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, और 3 संख्याओं के लिए जैसे A, B और C इज़ नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है LCM गुणे HCF के, ठीक, क्लियर है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा HCF 307 657 का 9 दिया गया है, HCF हमारा दिया गया है और LCM ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड बटे HCF, यही सूत्र लगा दीजिए भैया, आपका हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, क्लियर है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो भैया एक बात बताइए, अगर अगर यहाँ पे हमें जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, माना x बराबर 1 2 3 4, कुछ भी प्राकृतिक, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। अब ये हमारा कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो अब क्या होगा, अगर n प्राकृतिक कोई भी संख्या मान लेते हैं n को, n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लो। अब यहाँ पे 6 की घात n है, 6 की घात n की जगह 1 रख दो, 6 आ जाएगा। n की जगह 2 रख दो, इतना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 3 रख दो, ठीक है, 6 की घात 3 रख दो, कुछ और, लेकिन यहाँ पे 0 आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये सिद्ध हो गया, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है, क्योंकि 6 की घात अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा, 6 की घात 2 रखते हैं तो हमारा कुछ और आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं भैया? तो यहाँ पे भाज्य संख्या क्यों है हमें ये बताना है। तो इसको अगर आप लोग हल करोगे, इसको आपको लगाना है, इसको आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये भाज्य संख्या है। हमें यहाँ पे गुणनखंड नहीं निकालना है, गुणनखंड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे भाज्य संख्या की बात की है। भाज्य संख्या आपको बताना है। तो आपको यहाँ ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, और कल के लिए जो प्रश्न आप लोगों को नहीं बताए गए थे उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बन जाएगी। इसके बाद वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न मुझे आपके लिए देने थे और मुझे लगता है मैंने सारे प्रश्न आपको बता ही दिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो भैया यहाँ पे दो मान दिए गए हैं, 18 और 12। ठीक है, तो एक को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक, रवि को 12 मिनट लगते हैं, और वो दोनों कितने एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है भैया? इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। कितना टाइम निकालना है यहाँ पे? हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है? ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे क्या निकालना है। इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, और हम लोग कल इसको देखते हैं। इस प्रश्न का हल आप लोगों को कल मिलेगा। ये आप लोगों का आज होमवर्क है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, और अगली क्लास में ये हो सकता है कि ये अभ्यास, एक पहला अभ्यास जो हमारी वास्तविक संख्या, ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। इसको हम लोग ख़त्म करके अगले सिलेबस पे चलेंगे, जो कि हमारा है बहुपद। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।